हेलो एवरीवन। मॉडर्न हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम से हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग यूनिट 9 को इस समय डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 9 में हम लोग आज चैप्टर 28 और 29 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 28 है भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या था। भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। वैसे तो भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में मुख्य अंतर ये था कि अंग्रेज़ों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारी ने ना ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और ना ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई और भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां और कार्यक्रम उपनिवेशी हितों के अनुरूप बनने लगे। अनौद्योगिकरण से भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास। एक तरफा मुफ्त व्यापार यानी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के बाद क्या हुआ कि भारतीय बाजार सस्ते और मशीन निर्मित आयात से भर गए। दूसरी ओर भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। 1820 के बाद तो यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग बंद ही हो गया। भारत में रेलवे के विकास ने यूरोपीय उत्पादों को भारत से दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत एक संपूर्ण निर्यातक से संपूर्ण आयातक देश बन गया। आधुनिक औद्योगिकरण की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं हुआ। भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति हुई, बल्कि ये ह्रास अंग्रेजी माल के भारतीय बाजारों में भर जाने से हुआ, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेज़ों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन इस अवधि में यूरोप के अन्य देशों के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग में भी गिरावट आई, पर इसका कारण वहाँ कारखानों का विकसित होना था। ये वो समय था जहाँ एक ओर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तेजी से पतन की ओर अग्रसर था और वो अपनी समाप्ति के कगार पर पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर इस काल में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तेजी से अपने पैर जमा रही थी और देश का तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था। इस समय भारतीय शिल्पकार एवं दस्तकार पर्याप्त संरक्षण के अभाव में विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे थे। वहीं नए पाश्चात्य अनुप्रयोगों तथा तकनीक ने उनके संकट को और गंभीर बना दिया। इसके बाद गांवों की ओर गमन। अनौद्योगिकरण का एक और नकारात्मक प्रभाव ये हुआ था कि भारत में अनेक शहरों का पतन और भारतीय शिल्पियों का गांवों की ओर पलायन हुआ। भारत के अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गांवों की ओर पलायन। अंग्रेज़ों की शोषणकारी और भेदभाव मूलक नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया और वो गांवों में जाकर के खेती करने लगे। जैसे कि बंगाल में कंपनी शासन के दौरान दस्तकारों और शिल्पकारों को बहुत कम दरों पर काम करने और अपने उत्पाद अत्यंत कम मूल्य पर बेचने के लिए विवश किया गया। तो इस तरीके से उनको भेदभाव मूलक नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकार अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिए और गांव अपने जाकर के खेती करने लगे। इससे भूमि पर दबाव बढ़ा। अंग्रेज सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण ये क्षेत्र पहले से ही संकटग्रस्त था और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। इसके बाद कृषकों की बढ़ती दरिद्रता। ब्रिटिश सरकार की रुचि केवल लगान में वृद्धि करने और उसका अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करने में थी। इसी लालच की वजह से अंग्रेजों ने देश के कई हिस्सों में भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी। कई हिस्सों में भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था में सरकार की मांग तो स्थिर थी, लेकिन लगान जो जमींदार किसान से लेता था वो परिवर्तनशील था। अतः कालांतर में लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। लगान अदा न करने पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इससे किसान भूमि पर अपने पुश्तैनी अधिकारों से हाथ धो बैठते थे। सरकार के द्वारा जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए अत्यंत कम धन खर्च किया जाता था। जमींदार, जिन्हें किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे और लगान में अपने हिस्सों को बढ़ाने के लिए किसानों को बेगार यानी बलपूर्वक कार्य करने के लिए विवश करते थे।
कृषि में अधिक धन लगाने के लिए सरकार की ओर से कृषकों को किसी भी तरह का प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता था। कृषकों पर लगान का बोझ अधिक हो जाने पर वो सूदखोरों से ऋण लेने पर बाध्य हो जाते थे। सूदखोर, जो अधिकांशतः गांव के अनाज व्यापारी होते थे, काफ़ी ऊंची दरों पर किसानों को ऋण देते थे और ऋण चुकाने हेतु उन्हें अपने अपने अनाज को कम दरों पे, निम्न दरों पर बेचने के लिए मजबूर करते थे। इन शक्तिशाली सूदखोरों के प्रशासन और न्यायालय से अच्छे संबंध होते थे, जिसका उपयोग वे अपने विरुद्ध होने वाले मुकदमों के लिए करते थे। तो इस तरह से किसानों के ऊपर सरकार, जमींदार और सूदखोरों का तिहरा बोझ था। अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषकों की समस्याएं और भी बढ़ जाती थी। तो इसलिए ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा और कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गई। पुराने जमींदारों की तबाही तथा बिचौलियों का उदय। इसके बाद क्या हुआ कि पुराने ज़मींदारों की तबाही हो गई और जो बिचौलियों थे उनका उदय हुआ। 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। इन नए हाथों में भूमि के जाने से ज़मींदारों के एक नए वर्ग का उदय हुआ और ये नए भू संबंधों का इसमें विकास हुआ। जमींदारों के इस नए वर्ग के पास सीमित शक्तियां और अत्यल्प संसाधन थे और भूमि पर कब्जे के कारण ये वर्ग अस्तित्व में आया था। भूमि पर कब्जा करने से ये वर्ग अस्तित्व में आने लगा। लगान व्यवस्था में बिचौलियों के बढ़ने से प्रत्यक्ष जमींदारी का लोप हो गया और किसानों पर बोझ और ज़्यादा बढ़ गया। भूमि की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में वृद्धि हुई और किसानों की क्रय शक्ति से ये और दूर होने लगी। जमींदारों और किसानों के मध्य कोई भी परंपरागत समझौता न होने से इन जमींदारों ने कृषि के विकास के लिए न किसी प्रकार का निवेश किया और न ही इस कार्य में कोई भी रुचि ली। इन जमींदारों का हित ब्रिटिश शासन के चलते रहने में ही था और इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया। कृषि की बिगड़ती दशा एवं गतिरोध, यानी कृषकों के पास न ही कृषि के साधन थे, न ही कृषि में निवेश करने के लिए कुछ भी धन था। जमींदारों का गांवों से कोई भी संबंध नहीं था और सरकार के द्वारा कृषि तकनीक एवं कृषि से संबंधित शिक्षा पर व्यय किए जाने वाला धन अत्यल्प था। इन सभी कारणों से भारतीय कृषि का धीरे धीरे पतन होने लगा और उसकी उत्पादकता बहुत कम हो गई। अकाल एवं निर्धनता। निरंतर अकालों का आना भारत के दैनंदिन जीवन के लिए आम बात बन गई। अकालों का आना भारत के दैनंदिन जीवन के लिए, या आप कह सकते हैं दैनिक जीवन के लिए आम बात हो गई। ये अकाल न केवल खाद्यान्न की कमी के कारण आते थे, बल्कि ये भारत में औपनिवेशिक बलों के द्वारा शोषण के कारण उत्पन्न गरीबी का प्रत्यक्ष परिणाम था। 1850 से 19 के बीच में लगभग 2.8 करोड़ लोग अकाल में मारे गए। 1850 से 1900 के बीच। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वो था कृषि का वाणिज्यीकरण। इस समय तक कृषि जीवन यापन का एक मार्ग था। कृषि जीवन यापन का एक मार्ग था, ना कि व्यापारिक प्रयत्न था। अब कृषि पर वाणिज्यिक प्रभाव आने लगा था। अब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा, ना कि ग्रामीण उपयोग के लिए। मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसालों, फलों तथा सब्जियों जैसी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि ये फसल अब अन्न के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी थी। संभवतः बागान उद्योगों यानी कि चाय, कॉफ़ी, रबर और नील इत्यादि में तो कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच गया। इन बागान उद्योगों का स्वामित्व लगभग यूरोपियों के हाथों में था और इनके उत्पाद मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के उद्देश्य से ही तैयार किए जाते थे। वाणिज्यीकरण और विशेषीकरण की इस प्रक्रिया को कई कारणों ने प्रोत्साहित किया, जैसे कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, रूढ़ि और परंपरा के स्थान पर संविदा और प्रतियोगिता,
एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभ्युदय, देशी एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि, रेलवे एवं सड़क संचार साधनों से राष्ट्रीय मंडी का विकास और अंग्रेजी पूंजी के आगमन से विदेशी व्यापार में वृद्धि इत्यादि। भारतीय कृषकों के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण एक विवशता थी। भूमि कर अत्यधिक होने से उसे अदा कर पाने में वो असमर्थ थे। इसके फलतः क्या होता था कि उसे साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, जिनकी ब्याज दरें काफ़ी अधिक होती थी। इस ब्याज को चुकाने के लिए उसे अपने उत्पाद को काफ़ी कम मूल्य पर बेचना पड़ता था। कई बार तो उसे अपने ही अनाज को साहूकार के यहाँ पे बेच करके आवश्यकता पड़ने पर दोगुने मूल्य पर खरीदना पड़ जाता था। कृषि का वाणिज्यीकरण होने से भारतीय कृषि मूल्यों पर विदेशी उतार चढ़ाव का प्रभाव भी पड़ने लगा। जैसे उदाहरण के लिए 1860 के बाद कपास के मूल्यों में जो तेज़ी से वृद्धि हुई, उससे बिचौलियों का काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। बिचौलियों को बहुत सारा लाभ प्राप्त हुआ, जबकि कृषकों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। इसी प्रकार 1866 में जब मंदी आई थी तो इसकी मार किसानों पर पड़ी, जिसके फलस्वरूप गांवों में किसान ऋण के बोझ में और दब गए। उनकी ज़मीनें नीलाम हो गई, उन्हें अकाल का सामना करना पड़ा और दक्षिण भारत में व्यापक पैमाने पर किसान आंदोलन हुए। तो इस प्रकार कृषि के वाणिज्यीकरण से न तो कृषकों को कोई लाभ हुआ और न ही कृषि के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई। आधुनिक उद्योगों का विकास कैसे हुआ? यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई, जिसके फलस्वरूप देश में मशीनी युग प्रारंभ हुआ। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल भारत में 1853 में कावसजी नाना भाई ने बम्बई में स्थापित किया। इसी प्रकार भारत की पहली जूट मिल 1855 में रिसरा बंगाल में स्थापित की गई। लेकिन इस समय तक अधिकांश आधुनिक उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन विदेशियों के हाथों में ही था। भारत में मुनाफे की व्यापक संभावनाएं, सस्ते श्रम की उपलब्धता, कच्चे एवं तैयार माल की उपलब्धता, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बाजारों की उपलब्धता, पूंजी निवेश की अनुकूल दशाएं, नौकरशाही के द्वारा उद्योगपतियों को समर्थन देने की दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ वस्तुओं जैसे कि चाय, जूट और मैंगनीज के आयात के लाभप्रद के अवसर के कारण भारत में तेजी से विदेशी पूंजी का प्रवाह हुआ। भारत में देशी स्वामित्व वाले मुख्य क्षेत्र थे सूती वस्त्र एवं जूट मिलें, जो कि देशी स्वामित्व वाले मुख्य क्षेत्र थे, जो कि 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी, जबकि 20वीं शताब्दी में चीनी, सीमेंट इत्यादि क्षेत्रों में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग स्थापित किए गए। लेकिन इस अवधि में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों के समक्ष अनेक समस्याएं थी, जैसे कि साख की समस्या, सरकार के द्वारा प्रशुल्क संरक्षण का अभाव, विदेशी उद्योगों से असमान प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश उद्योगपति का दृढ़ विरोध, जो कि वित्तीय एवं तकनीकी संरचना के क्षेत्र में अत्यधिक समृद्ध थे। उपनिवेशी कारकों ने भी कुछ संरचनात्मक एवं संस्थात्मक परिवर्तन किए, जैसे कि भारत में औद्योगिकरण की इसी प्रक्रिया में कुछ प्रमुख उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र उपेक्षित रह गए थे। इसी प्रकार उद्योगों की स्थापना में भी देश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व दिया गया, जबकि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। इससे क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय असमानता के कारण राष्ट्रीय अखंडता को धक्का लगा। तकनीकी शिक्षा को संरक्षण न दिए जाने के कारण उद्योगों को तकनीकी के रूप से दक्ष मानव शक्ति के अभाव का सामना करना पड़ा। सामाजिक तौर पर एक औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग और एक श्रमिक वर्ग का अभ्युदय इस चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे जानेंगे कि राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय कैसे हुआ। भारतीय व्यापारियों, बैंकरों और साहूकारों ने भारत में छोटे सहयोगी के रूप में अंग्रेजी व्यापारियों के वित्त से काफ़ी धन कमाया था। अंग्रेजों की साम्राज्य शोषण की नीति में उनकी भूमिका ठीक बैठती थी। भारतीय साहूकारों ने ऋण के बोझ से दबे किसानों को ऋण दिए,
और सरकार के भू राजस्व संग्रहण में सहायता की। इसी प्रकार भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजी माल को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया और भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात के आंदोलन में मदद की। लेकिन इस साम्राज्यी व्यवस्था से स्वस्थ और स्वतंत्र औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग के विकास में रुकावट आई और इसका विकास जापान तथा जर्मनी जैसे स्वतंत्र देशों से भिन्न था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी आलोचना हुई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार अत्याधुनिक तकनीक और पूंजीवादी आर्थिक संगठन के द्वारा देश का आधुनिकीकरण कर रही है। लेकिन 1860 के बाद भारतीयों में राजनीतिक चेतना का तेजी से प्रसार हुआ। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का वास्तविक स्वरूप उनके सम्मुख अनावृत्ति होने लगा था। भारत के कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इसी समय में साम्राज्यवादी सरकार की आर्थिक शोषण की नीतियों को सार्वजनिक किया और लोगों के सामने ये स्पष्ट किया कि अंग्रेज सरकार एक सुविचारित योजना के तहत भारत को लूटने की प्रक्रिया में संलग्न है। इन राष्ट्रवादी आर्थिक विश्लेषकों में दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम सबसे प्रमुख था। सर्वप्रथम इन्होंने ही ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी के अतिरिक्त जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे थे, रोमेश चंद्र दत्त द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पृथ्वीश चंद्र राय भी भारत के प्रमुख आर्थिक विश्लेषकों में से थे। रोमेश चंद्र दत्त ने किस में किया? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। इन राष्ट्रवादी आर्थिक विश्लेषकों ने अपने अध्ययनों से ये सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से अनाज और कच्चे माल के रूप में भारत का धन इंग्लैंड में भेजा जाता है और फिर किस प्रकार का विनिर्मित उत्पादों का रूप लेकर के भारतीय बाजार पर कब्जा किया जाता है। इनके अनुसार भारतीय धन इंग्लैंड पहुंच करके वापस भारत आता है और फिर से उन्हें पुनः उसे यहाँ पे पूंजी के रूप में लगा दिया जाता है। इस प्रकार देश के शोषण का दुष्चक्र बन चुका है। इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने सरकार के इस अन्यायपूर्ण शोषण के विरुद्ध भारतीय बुद्धिजीवियों को संगठित करने का प्रयत्न किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेशी दास्ता से विमुक्त करने की मांग उठाई। इन्होंने सरकार से मांग किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भारतीय हितों के रूप में तय किया जाए, जिससे कि देश का समग्र एवं आधुनिक ढंग से विकास हो सके। इन राष्ट्रवादियों का मत था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से विकसित किया जाना चाहिए। आर्थिक निकास को समझते हैं। भारतीय उत्पाद का वो हिस्सा जो कि जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था और राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, उसे आर्थिक निकास की संज्ञा दी गई। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। आर्थिक निकास के प्रमुख तत्व थे अंग्रेज प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, भारत द्वारा विदेशों से लिए गए ऋणों के ब्याज, नागरिक एवं सैन्य विभाग के लिए ब्रिटेन के भंडारों से खरीदी गई वस्तुएं, नौवहन कंपनियों को की गई अदायगी और विदेशी बैंकों और बीमा कंपनियों को दिया गया धन, गृह व्यय और ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश। भारतीय धन के इंग्लैंड को निकास से देश में पूंजी का निर्माण एवं संग्रहण नहीं हो सका, जबकि इसी धन से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के साधन तथा गति बहुत बढ़ गई। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को इस धन से जो भी लाभांश प्राप्त होता था उससे वो फिर से क्या करता था, पूंजी के रूप में भारत में लगा दिया जाता था और इस तरीके से भारत का शोषण निरंतर बढ़ता जाता था। इस धन के निकास से भारत में रोजगार और आय की संभावनाओं पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो ये आर्थिक निकास था। ब्रिटिश नीतियों ने भारत को निर्धन कैसे बनाया?
इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के कारण भारत निर्धन से और निर्धन बनता जा रहा था। भारत की निर्धनता मानव निर्मित और इसका स्पष्टीकरण करके इसे दूर किया जा सकता था। इस निर्धनता के कारण पूंजी का संचय एवं निर्माण नहीं हो रहा था और लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न हो गया था। तो इस तरीके से इन्होंने निर्धनता को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इस निर्धनता के कारण पूंजी का संचय और निर्माण नहीं हो रहा था। इस निर्धनता के कारण पूंजी और संचय का निर्माण नहीं हो रहा है और लोगों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न हो गया। इस प्रकार इन्होंने निर्धनता को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इससे समाज के सभी वर्ग के लोगों को ये सोचने पर विवश होना पड़ा था कि उनकी समस्त आर्थिक समस्याएं उपनिवेशी शासन की देन है। भारत के इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी चिंतकों ने भारत के औद्योगिकरण और विकास का भी तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत का औद्योगिकरण भारतीय धन पर ही आधारित है, ना कि ब्रिटेन के धन पर आधारित है। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि जो भी धन भारत से बाहर जाता है उसी धन को ब्रिटिश उद्योगपति पुनः यहाँ पर लगा देते हैं और उसी से वो लोग क्या करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। इस प्रकार भारत का जो भी तथाकथित औद्योगिकरण हो रहा है उसका भारतीय धन और संसाधन ही है। उसका कारण क्या है? भारतीय धन और संसाधन ही है, ना कि विदेशी धन है। इसी प्रकार भारत का धन निरंतर इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हो रहा है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंग्लैंड की पकड़ दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। इन आलोचकों के अनुसार भारत में विदेशी पूंजी निवेश के प्रभाव अत्यंत घातक है, क्योंकि इससे राजनीतिक वशीकरण और विदेशी निवेशकों के हितों का पक्षपोषण होता है और भारत में विदेशी शासन की निरंतरता को गति मिलती है। आगे बात करते हैं व्यापार और रेल की प्रगति ने ब्रिटेन को कैसे लाभ पहुंचाया। इन राष्ट्रवादी आलोचकों ने ब्रिटिश सरकार के इस वक्तव्य का तर्कपूर्ण खंडन किया कि भारत में विदेशी व्यापार के विकास एवं रेलवे की स्थापना से देश की प्रगति हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत का विदेशी व्यापार देश के बिल्कुल प्रतिकूल है। इस व्यापार ने भारत को कृषिगत वस्तुओं एवं कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना दिया है। निर्यातक बना दिया है कच्चे माल का और तैयार माल का आयातक। इन आलोचकों ने तर्क दिया कि अंग्रेजों ने रेलवे का विकास अपने वाणिज्यिक हितों को पूरा करने के उद्देश्य से किया है, ना कि भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए किया है। रेलवे के विकास से भारत की औद्योगिक आवश्यकताओं में समन्वय भी नहीं हो पा रहा है। अंग्रेजों के द्वारा रेलवे के विकास का उद्देश्य भारत के दूर दराज के क्षेत्रों से कच्चे माल का दोहन और विनिर्मित सामान को उन क्षेत्रों में पहुंचाने की अभिलाषा है। इससे भी अधिक इस्पात उद्योग को बढ़ाने और मशीनीकरण करने का कार्य भी उपनिवेशी हितों को ध्यान में रख करके किया गया है। जे.बी. जोशी ने तर्क दिया कि रेलवे के विकास को ब्रिटेन के उद्योगों के द्वारा भारत के दिए गए अनुदान के रूप में देखा जाना चाहिए। एक मार्गी मुफ्त व्यापार और प्रशुल्क नीति, यानी राष्ट्रवादी आलोचकों ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा अपनाई गई एक मार्गी व्यापार नीतियां भारत के हस्तशिल्प उद्योग का सर्वनाश कर रही है और इससे अपरिपक्व, असमान और भेदभावपूर्ण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है। वित्तीय क्षेत्र में दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि कर के अत्यधिक बोझ से गरीब दबा हुआ है और ब्रिटिश पूंजीपति और नौकरशाह मालामाल हो रहे हैं। उन्होंने भू राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, उच्च मध्य वर्गीय लोगों पर आयकर लगाने और इस वर्ग के द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं पर उत्पाद कर आरोपित करने की मांग सरकार से की है। इन आलोचकों ने तर्क दिया कि सरकारी व्यय का उद्देश्य उपनिवेशी हितों का पूर्ति करना है, जबकि विकास एवं कल्याण जैसे मुद्दे बिल्कुल उपेक्षित कर दिए गए हैं। आर्थिक निकास के प्रभाव। आर्थिक निकास के क्या प्रभाव हुए? इन विद्वानों ने विदेशी पूंजी के दुरुपयोग और कम उपयोगी की गई इन विद्वानों ने विदेशी पूंजी के दुरुपयोग और कम उपयोग की ओर संकेत किया और ये स्पष्ट कर दिया कि उपनिवेशी शासन जानबूझकर के देश को कम विकास की ओर ले जा रहा है। राष्ट्रवादी अनुमानों के अनुसार उस समय देश से आर्थिक निकास किन किन कारणों से हो रहा है? देश के कुल भू राजस्व से अधिक हुआ, या
कुल सरकारी राजस्व का आधा या कुछ बचत का 1/3। वर्तमान समय के अनुसार ये कुल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 8% था। निकास का सिद्धांत, जिसके अनुसार एक देश दूसरे देश का धन अपने यहाँ पे ले जाता है, एक कृषि प्रधान देश के अत्यंत कष्टकारी है। एक कृषि प्रधान देश के लिए ये अत्यंत कष्टकारी है, क्योंकि ऐसे देश में कृषक के लिए ये उसके रोज के अनुभव की विषय वस्तु बन जाती है। आर्थिक मामलों ने राष्ट्रीय असंतोष को उग्र बनाया। आर्थिक मामलों ने राष्ट्रीय असंतोष को उग्र बनाया। इन राष्ट्रवादी विद्वानों के द्वारा आर्थिक निकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने से देश के समक्ष साम्राज्यवादी शासकों की वास्तविक मंशा उजागर हो गई और इस धारणा का खोखलापन सार्वजनिक हो गया कि विदेशी शासन भारत के हित में है। इस प्रकार इस मिथक की नैतिक अवधारणा का पर्दाफाश हो गया। इस सिद्धांत में ये भी स्पष्ट कर दिया था कि भारत निर्धन है, क्योंकि वो उपनिवेशी हितों के अनुरूप शासित किया जा रहा है। इन विद्वानों का ये आंदोलन अंग्रेज शासन को एक प्रकार का चुनौती और राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी काल 1885 से 1950 उदारवादी काल में राष्ट्र चेतना का प्रसार था। ये काल राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का शैशव काल था। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवादियों ने ये मांग करना प्रारंभ कर दिया था कि उन्हें राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी और कुछ अन्य अधिकार दिए जाएं। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उन्होंने इंग्लैंड या अन्य राष्ट्रों की तरह स्वशासन की मांग कर दी। इन राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी अग्रगण्य थे। आगे इन प्रभाव के बारे में सबके कुछ विचार थे, जैसे कि विलियम बोल्टस का विचार था कि कंपनी के पदाधिकारी भारतीय बुनकरों से जो दुर्दरता बरतते हैं वो सोच से भी परे है। दादा भाई नौरोजी का विचार है कि भारत की अवस्था बहुत बुरी है। उसकी अवस्था एक स्वामी व दास जैसी नहीं, अपितु उससे भी गिरी हुई है। ये ऐसे लूटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहाँ पे लुटेरा साफ लूट रहा है और फिर साफ बच करके निकल जाता है। ये विचार था दादा भाई नौरोजी का। वहीं दादा भाई नौरोजी ने कहा है कि आत्मा और बुद्धि का चातुर्य जो कि प्रकृति सभी देशों को देती है, भारत के लिए एक खोया हुआ कोष है। इसीलिए प्रशासन की आधुनिक प्रणाली के अधीन भारतीय जाति का 3 रूपों में ह्रास हो रहा है। ये मुख्य विचार है दादा भाई नौरोजी का। अगला विचार है विलियम बेंटिक का। इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई भी दूसरा जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। अगला प्रसिद्ध इतिहासकार हैं मॉन्टगोमरी मार्टिन। इनका विचार है कि सूरत, मुर्शिदाबाद, ढाका और अन्य स्थानों जहाँ पे भारतीय शिल्पकार रहते थे, वहाँ की बर्बादी और सर्वनाश इतना अधिक दर्दनाक तथ्य है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इसे व्यापार का न्यायपूर्ण तरीका नहीं मानता। मेरे विचार में ये निर्बल पर सबल का बल प्रयोग है। अगला लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि भारी करों के दुष्परिणाम के संबंध में क्या विचार दिया कि हमारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर ही रहते हैं। सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर रहते हैं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का विचार है। अगला विचार है दादा भाई नौरोजी का। ये आर्थिक नियमों का निर्दयतापूर्ण अभियान नहीं है, अपितु ये ब्रिटिश नीतियों की विवेक रहित एवं निर्दयतापूर्ण कार्यवाही है। ये भारतीय संसाधनों का भारत में ही निर्दयतापूर्ण भक्षण है और आगे ये भारतीय धन का इंग्लैंड को निर्दयतापूर्ण निकास है। ये भारतीयों की निर्दयतापूर्ण हत्या है तथा भारत के सर्वनाश की तैयारी है। अगला विचार है आरसी दत्त का। ये विचार लिखे जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है अगर विचार लिखा जाए और इसमें आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ऑप्शनल के लिए। भारत में इंग्लैंड को धन का निकास एक भारतीय कवि की उपमा के समान था, जिसमें एक राजा का अपनी प्रजा से अधिक धन ग्रहण करना सूरज के द्वारा पृथ्वी से उस पानी को प्राप्त करने के समान होता है जो वो वर्षा के रूप में उसे पुनः भूमि को दे देता है। परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है और वर्षा इंग्लैंड में करता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि आरसी दत्त ने इस निकास के बारे में
इस तरीके से शोषण के बारे में क्या कहा है कि भारत से इंग्लैंड को धन का निकास एक भारतीय कवि की उपमा के समान था, जिसमें एक राजा का अपनी प्रजा से अधिक धन ग्रहण करना सूरज के द्वारा पृथ्वी से उस पानी को प्राप्त करने के समान होता है जो कि वह वर्षा के रूप में उसे पुनः भूमि दे देता है। परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत में ग्रहण करता है, भारत से, और वर्षा जाकर के इंग्लैंड में करता है। बहुत ही गंभीर बात कही है। अगला जॉन सुलिवन ने कहा है, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मद्रास में। इनका विचार था कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो कि गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है तथा उसे फिर टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। वहीं D.H. बुकानन ने कहा है कि अलग थलग रहने वाले आत्मनिर्भर गांवों के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया तथा उनकी प्राण शक्ति को छीन लिया। अगला विचार है लॉर्ड डलहौजी का। रेलवे की स्थापना से भारत को सामाजिक और व्यावसायिक लाभ होंगे जिनकी गणना नहीं की जा सकती। इंग्लैंड में रुई की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे दूर के खेतों से बंदरगाह तक ले जाने के लिए समुचित साधन उपलब्ध हो तो पर्याप्त मात्रा में अच्छे किस्म की रुई प्राप्त की जा सकती है। भारत के दूरस्थ बाजारों में ब्रिटिश माल की मांग बढ़ रही है। ये विचार था डलहौजी का। इस चैप्टर में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो एक बार सारांश के रूप में यहाँ पे कवर कर लेते हैं। हमने जाना इस चैप्टर में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, अनौद्योगिकरण, भारत हस्तशिल्प का ह्रास हुआ, कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता को हमने जाना, पुराने जमींदारों की तबाही हुई, नए जमींदारों की व्यवस्था का उदय हो रहा था, नई जमींदारी व्यवस्था का, कृषकों में स्थिरता हो रही थी, कृषकों की बर्बादी हो रही थी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, कैसे कैसे सारे बागानी फसलों को किस तरीके से आयात निर्यात किया गया, वाणिज्यीकरण कैसे हुआ, आधुनिक उद्योगों का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय कैसे हुआ, आर्थिक निकास को हमने समझा, अकाल और गरीबी के बारे में हमने जाना, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी आलोचना हमने जाना कि औपनिवेशिक शोषण के कारण ही भारतीय दिनों दिन निर्धन होता जा रहा है, गरीबी की समस्या एवं निर्धनता में वृद्धि हो रही है, औद्योगिकरण का विदेशी हितों के अनुरूप होना, इससे भारतीय हितों के अनुरूप होना चाहिए था, ब्रिटिश शासन की व्यापार, वित्त, आधारभूत विकास और व्यय की नीतियाँ साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप है, भारतीय शोषण को रोकने एवं भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को विकसित करने की मांग, रेलवे का विकास अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक लाभ के लिए किया था, रेलवे का निर्माण। अभी डलहौजी ने क्या कहा वो भी आप जान ही सकते हैं, ना कि भारत के विकास के लिए था। ठीक है, तो इस चैप्टर ने हमने ये सारी चीज़ों को जाना, समझा, अच्छे से कवर किया। और आगे स्पेक्ट्रम में बचे हुए जितने भी अध्याय हैं, बचे हुए जो 1-2 जो यूनिट रह गए हैं उन्हें भी हम कवर करने वाले हैं। और इसका एक प्लेलिस्ट तैयार होगा, अगर उसको आप 2 से 3 बार अच्छे से स्टोरी की तरह सुनते हैं तो पूरा स्पेक्ट्रम आपका तैयार हो जाएगा, एकदम स्टोरी के तरीके से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। कहानी याद करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है किताब से पढ़ने के तुलना में। इस तरीके से प्रैक्टिकली अगर कहानी आप सुनते हैं कोई भी तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, थैंक यू सो मच।